अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज के लेक्चर के अंदर हमारी डिस्कशन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। स्टूडेंट, ये 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 12 का वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर दैट इज दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपने नहीं देखा तो आप उसकी वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगी, पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ ताकि आपको ये लेक्चर को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है phi इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो कि ओनली अप्लीकेबल होता है थ्रू अ फ्लैट सरफेस। इसके लिए मैं यहां पर ये लिखता हूं कि दिस इज द अप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लैट सरफेस। ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल है थ्रू अ फ्लैट सरफेस के लिए। और हमें इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। मतलब ये है कोई स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर करनी है, लाइकली टू बी अ स्फीयर, और उसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज है और उस सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे जो मेगा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फार्मूला बाजिद है कि भाई मैं तो अप्लीकेबल होगा फॉर ए फ्लैट सरफेस, लेकिन ये वाली जो सरफेस है जिसने चार्ज को इनक्लोज कर रखा है ये सरफेस फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, ये कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। जैसा कि स्टूडेंट आपको एक डायग्राम में नजर आ रही होगी एक स्फेरिकल सरफेस। अब हम उसको क्या करने वाले हैं, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का एज ए होल अगर हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है फॉर द फ्लक्स ये अप्लीकेबल है फॉर द फ्लैट सरफेस। अब हम इस सरफेस जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है इसको हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर पैच का सेपरेट वे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। हर पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद फिर हम हर पैच के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड अप कर लेंगे और वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ होल सरफेस। जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहां पर एक पैच कंसीडर किया है, इसी तरह से इस पैच में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये है उस पैच का वेक्टर एरिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। इसी तरह से हम पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पैचेस बना देंगे जिसकी तादाद अप टू n होगी। अगर हम सपोज करते हैं यहां पर मैं एक छोटी सी स्फीयर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इसको आप इमेजिन करें, और ये उसके सेंटर के ऊपर चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब इससे हर साइड से लाइंस निकलेंगी जो रेडियली आउटवर्ड होंगी। अगर हम इस जगह पर एक छोटा सा पैच कंसीडर करते हैं, ये छोटा सा पैच, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आउट होगी उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट ये होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद इसका वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज इक्वल टू ए, ये उसका स्टूडेंट वेक्टर एरिया होगा। इसी तरह से अगर हम इस जगह पर कोई पैच लेते हैं इस सरफेस के ऊपर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको मैं ई का नाम दे रहा हूं, और इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि वेक्टर एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जो कि ई के पैरेलल है। इसी तरह से अगर इस साइड पर हम कोई पैच लेते हैं तो इधर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ई होगी और इसका वेक्टर एरिया दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए होगा। इसी तरह से अगर बॉटम के ऊपर कोई पैच लेते हैं इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिस विल बी अ ई और ये है होगा इसका वेक्टर एरिया दैट इज इक्वल टू डेल्टा। स्टूडेंट, इसमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है ये आपको एक टू डायमेंशन नजर आ रही है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है एक स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर थ्रू आउट इसमें स्फेरिकल सरफेस होंगी जिसने क्लोज कर रखा होगा इस चार्ज को, उसकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर उनके पैचेस होंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरी सरफेस को टोटल सरफेस, the surface of sphere is divided into n patches
n पैचेस, डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN हैविंग, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करेंगी, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लिखेंगे E1, E2 अप टू E और ये N। स्टूडेंट इसी तरह से हम हर पैच का अब हम सेपरेट वे में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैच का फ्लक्स। फर्स्ट पैच का जो फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पैच। फर्स्ट पैच का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फार्मूला phi1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम फर्दर ये लिख सकते हैं E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि स्टूडेंट अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि एंगल बिटवीन E एंड A कितना होगा। एंगल बिटवीन E एंड जिस पैच को भी हम कंसीडर करते हैं वो पैरेलल होंगे, चाहे इधर वाला हो ये वाला हो, पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर पैरेलल होंगे तो एंगल विल बी आ 0, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ 0, और पैरेलल के लिए एंगल हम 0 ट्रीट करेंगे, और दिस विल बी आ E1 डेल्टा A1। उसकी रीजन ये है क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम सिमिलर पैटर्न के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सेकंड पैच हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सेकंड पैच E2 डेल्टा A और ये 2 अप टू सो ऑन, और लास्ट पैच जो कि हम nth पैच की बात करेंगे उसका फ्लक्स होगा phi n इज इक्वल टू En और ये डेल्टा An। अब हमने हर पैच को सेपरेट वे में स्टूडेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा टोटल सरफेस का एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इज इक्वल टू phi1 प्लस phi और ये 2 प्लस सो ऑन, और ये हो जाएगा अप टू phi n। अब तमाम पैचेस के फ्लक्स को स्टूडेंट जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी आ E1 डेल्टा A1 प्लस E और ये 2 डेल्टा A और ये 2 प्लस सो ऑन, और दिस विल बी आ En डेल्टा An। बिल्कुल आपने नहीं घबराना, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर गेम कर रहे हैं। गेम स्टूडेंट हमारे पास ये है कि टोटल सरफेस का फ्लक्स हम एट ए टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फार्मूला बड़ी जिद में था कि मैंने तो भाई अप्लाई नहीं होना। क्यों भी अप्लाई नहीं होना? क्योंकि ये तो अप्लीकेबल होता है फॉर द फ्लैट सरफेस। हमने इसके अंदर एक फंडा अप्लाई किया जिसमें टोटल जो स्फेरिकल सरफेस है उसको छोटे 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 पैचेस में डिवाइड कर दिया। जितना पैच एरिया समाल से समाल होगा उतना वो फ्लैट होता जाएगा और इसकी एप्लीकेशन उसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये हमने स्टूडेंट इसके अंदर फंडा अप्लाई किया। अब हम अलग अलग पैचेस का फ्लक्स कैलकुलेट करके अब हम उनको ऐड कर चुके हैं। तो अब हम फर्दर यहाँ पर गेम स्टूडेंट ये अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वेक्टर फॉर्म में हर पैच के ऊपर उसकी वैल्यू तो डिफरेंट है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस पैच के ऊपर डायरेक्शन राइट होगी, अप होगी, लेफ्ट होगी, डाउन एंड सो ऑन। लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले के मुताबिक E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q ओवर R का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट हर पैच सरफेस के ऊपर मौजूद है। अगर हर पैच सरफेस के ऊपर मौजूद है तो ऑब्वियस बात है उसका डिस्टेंस हर पैच का सेम होगा और चार्ज भी हर पैच के लिए सेम है। तो सो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E और ये 3 एंड सो ऑन। इसको हम लिख देंगे अप टू E और ये N इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक डेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जिसको हम सिंपल वे में कॉमन ले सकते हैं। E इज कॉमन और डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस सो ऑन और अप टू डेल्टा AN। अब हम स्टूडेंट फर्दर स्टेप में हम इसको ये लिख सकते हैं, दिस विल बी आ E और दिस विल बी द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सफेयर। ये पूरी सरफेस का सफेयर का एरिया हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। अब हम स्टूडेंट इसको नेक्स्ट वे में इसको यूं लिख सकते हैं, दिस विल बी अ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। और टोटल सरफेस का स्टूडेंट जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई R स्क्वायर, जिसको जब हम कैंसिल करेंगे 4 पाई को 4 पाई से उड़ा दिया, R स्क्वायर को R स्क्वायर से उड़ा दिया, तो ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी आ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। तो ये स्टूडेंट ये वाला फार्मूला स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है फॉर आ स्फेरिकल या क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अब हम स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस की डिपेंडेंस देखते हैं कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो डिपेंड्स, नंबर 1 स्टूडेंट ये डिपेंड करता है मीडियम। अगर हम मीडियम जितना इसमें यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतना कम होती जाएगी, क्योंकि मीडियम उसके अंदर इंसर्ट करने से चार्ज के अराउंड उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी और फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और नंबर 2 डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर इनसाइड चार्ज की वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी और फ्लक्स की वैल्यू उतना इंक्रीज होती जाएगी। एंड थर्ड नंबर दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कोई सरफेस की शेप को चेंज कर लेते हैं, अगर ये कोई रेगुलर सरफेस है और उसके अराउंड कोई आर्बिट्रेरी सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक रेगुलर सरफेस का और आर्बिट्रेरी सरफेस का उसकी वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला फार्मूला जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस। उस सरफेस की शेप के ऊपर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो कोई रेगुलर शेप हो, स्फेरिकल शेप हो या कोई आर्बिट्रेरी शेप हो। इवन होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, लेकिन उसकी शेप की वैल्यू जैसी भी हो तो उसके ऊपर ये वाला फार्मूला फ्लक्स का डिपेंड नहीं करता। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको किसी पॉइंट की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।